बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 5 आज हमने पढ़ना है जी। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वर्ब के वाले से आज हमने पढ़ना है, बड़ी डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि हमने कौन कौन सी चीज़ों आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स के वाले से पढ़ना है। तो इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हमने याद करना है जी, खासतौर पर जो इंपॉर्टेंट है वो मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स, तो मॉडल वर्ब्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होता है, इसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। ये भी इंशाल्लाह ताला आज हम करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। ठीक है जी, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, इन तीनों में फर्क क्या होता है और इनका आपने यूजेस कैसे कैसे करना होता है, ये सारा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और नीचे जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक होगा, यहाँ पे आपके पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तकरीबन यहाँ पे आपके पास 12-13 केस बनते हैं, वो सारे के सारे करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जो वर्ब होती है, वर्ब से ही आपके टेंस बनते हैं। तो ये सारे नीचे मैंने आपके पास टेंस भी लिखे हुए हैं, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है जनाब आपके पास है, इनमें कौन कौन सी गलतियां वगैरह होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इसमें जो ना टेंसेज जो ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सारे सारे मैंने टेंस लिखे हुए हैं। तो टेंस जस्ट आपके पास सिंपल चीज होती है, ये तो आपने खुद ही देखने हैं। ठीक है, टेंस को आप खुद देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको ये टॉपिक मैंने ऊपर आपको गिनवाए हैं, यही आज इंशाल्लाह हम टॉपिक सारे कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पास पेपर की तरफ लेके चलूं जी। यहाँ पे हमारे पास पास पेपर खुले पड़े हैं, तो वर्ब के वाले थे जो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास वर्ब का टॉपिक है, इनके वाले से क्वेश्चन आपके पेपर में क्या आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब इन द सेंटेंस दिस कैट्स फर फील सिल्की। ठीक है, अब यहाँ पे फील्स यहाँ लिखा हुआ है, कहता है ये बताएं ये कौन सी वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये आपने देखना है कि वर्ब्स की टाइप्स में से देखना है ये कौन सी आपके पास वर्ब की टाइप बन रही है। ठीक है, अभी लेक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास है जी Where have you been all day? Been is which part of speech? अब been यहाँ पे क्या है, वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि been यहाँ पे क्या है। आगे आपके पास है जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यू हैड बेटर लुक्ड फॉर सम अदर ऑप्शंस। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, ये अपना सेंटेंस इसका आपने कंप्लीट करना है वर्ब की करेक्शन करते हुए। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये आपने स्टेटमेंट करेक्ट करनी है। हाउ डेयर यू टू स्पीक अगेंस्ट मी। अब यहाँ पे डेयर आपको पता है ये मॉडल वर्ब यहाँ पे यूज हो रही है, तो मॉडल वर्ब का रूल आपने लगा के इसको ठीक करना था। तो अभी अब मॉडल वर्ब हम पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, ये नेक्स्ट आपके पास है जी, ये है जी, आई नो यू डैट परफॉर्म द एग्जाम विद कलर्स। ठीक है जी, बुक्स डैश इन चाइल्डहुड वाज वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ मेनी मोड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। तो आपको पता जो वर्ब की हालतें होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि जनाब आपने जो ना जो वर्ब्स के वाले से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपने किस तरीके से इसको आपने तैयार करना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ जी। ठीक है, जो हमारा लेक्चर की है जी, तो सबसे पहले आपने जो बात याद करनी है वो है जी, आपने वर्ब के वाले से इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। तो इसके वाले से क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है कि जनाब जो वर्ब है ये क्या है, ये आपके पास एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड, स्टेटिव वर्ड या पोजेसिव वर्ड। ठीक है जी, जो भी ऐसा वर्ड सेंटेंस के अंदर या फिक्रे के अंदर या जुमले के अंदर वो वाला लफ्ज जो उस फिक्रे की जनाब एक्शन को जाहिर कर रहा होता है, उसमें जो काम हो रहा होता है ना, एक्शन कहते हैं, एक्ट से निकला एक्शन। ठीक है, एक्ट होता है काम। ठीक है जी, तो जो आपका काम को जाहिर कर रहा होता है ना, ठीक है जी, या उसकी हालत को जाहिर कर रहा होता है या उसकी मलकियत को जाहिर कर रहा होता है, पोजेशन को जाहिर कर रहा होता है, वो वर्ड हमारा क्या होता है जी, वर्ब होता है। तो वर्ब के वाले से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनाब वर्ब इज, नीचे लिखा होता है जनाब एक्शन वर्ड, उसके बाद स्टेटिव वर्ड, उसके पोजेसिव वर्ड और ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दिस बन जाएगा। ये आपने बात क्लियर कर ली। उसके बाद हमने बात करनी है जी आपके पास इसकी टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स होती हैं आपके पास है, ये आपके एक मेन वर्ब होती है और एक आपके पास हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब कहते हैं और दूसरी को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है जी, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ जी, शी इज पेंटिंग अ पिक्चर। अब इसमें क्या है जी, इसमें आपके पास है शी इज पेंटिंग अ पिक्चर, वो एक तस्वीर को जनाब पेंट कर रहा है। अब उसका मेन काम यहाँ पे क्या है, वो बंदा क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास एक्शन, जो आप एक्शन वर्ब है, जो आपके पास मेन वर्ब है वो पेंटिंग है, लेकिन उसकी हालत को बयान कर कौन सा लफ्ज कर रहा है, वो इज इसका हालत को बयान कर रहा है, वो हमारे पास स्टेटिव होती है। स्टेटिव कहते हैं हालत को। अब ये इज जो है ना, इज हमें ये बयान कर रहा है कि जनाब इस वक्त ये बंदा कर रहा है। अगर इसकी जगह वाज लगा होता तो हमें ये हालत बयान कर
देनी थी इसने कि जनाब ये बंदा इस वक्त काम नहीं कर रहा बल्कि ये काम कर रहा था। अगर इसके जगह हम विल लगाते तो इसका मतलब है कि वो अभी नहीं कर रहा, ना ही पहले कर रहा था, बल्कि नेक्स्ट फ्यूचर में वो करेगा। ठीक है, तो जब उसकी स्टेट को जो चीज जाहिर करती है, उसकी हालत को जाहिर करती है कि वो काम जो है ना कब होगा, कब हो, मीन को उस काम की हालत क्या है, इस वक्त हो रहा है या हो चुका है या नेक्स्ट होगा। ठीक है, उसकी स्टेट को जो चीज जाहिर करती है वो आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है। और जो काम होता है उस काम को जाहिर करने के लिए जो वर्ड आप यूज करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं, उसको एक्शन वर्ब या उसको मेन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्लियर होगी बात। उसके बाद हमने बात करनी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मीन के वहां पे डूअर भी मौजूद होता है, रिसीवर भी मौजूद होता है। मीन्स के काम करने वाला भी मौजूद होता है, काम करने वाला भी मौजूद होता है, और जिसके ऊपर काम होता है, ठीक है जी, काम करवाने वाला वो भी मौजूद होता है। ठीक है जी, जैसे लिखा हुआ आपके पास है जी द बॉयज आर ईटिंग एप्पल्स। अब देखें बॉयज खाने वाले भी मौजूद हैं, किसको खा रहे हैं? एप्पल्स को खा रहे हैं। ठीक है, तो खाने वाले भी मौजूद हैं, जिसको खा रहे हैं वो भी मौजूद है। मीन के सब्जेक्ट भी मौजूद है और ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। उस सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसको हम कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं जी ट्रांजिटिव वर्ब, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट तो मौजूद होता है लेकिन ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आपके पास है जी मोहन सीम्स हैप्पी। अब मोहन जो है वो खुश नजर आता है। ठीक है जी, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें ये पानी यहां पे उबल रहा है कि कब उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसको कौन उबाल रहा है, किस वजह से उबल रहा है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वहां जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, जस्ट सब्जेक्ट ही हो आपके पास, ठीक है, या कोई काम ही जस्ट वहां पे हो, तो वो आपके पास वो वाली जो हालत होती है, वो वाली जो उसमें एक्शन हो रहा था, जो काम हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं जी इनट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब बेसिकली आपने याद करना है, वर्ब कहते हैं काम को, वर्ब हम किसको कहते हैं जी? काम को कहते हैं। तो यहां पे आपके पास ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब आ गया। ठीक है जी, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको पास पेपर पे लेके चलूंगा, थोड़ा सा यहां से आपको क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, जैसे आपके पास ये आपके पास पास पेपर में क्वेश्चन था, आपके पास जो था जी पास पेपर में ये क्वेश्चन था सबसे पहला जी, ये जी दिस कैट्स फर फील्स सिल्की। अब देखें यहां पे जो कैट की जो फर है ना वो फील्स महसूस होती है। अब महसूस होना के काम है, ठीक है, सिल्की है। अब ये किसको महसूस होती है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, यहां पे सिर्फ कैट मौजूद है, यहां पे सिर्फ कैट मौजूद है, इसमें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास क्या बन गई? ट्रांजिटिव वर्ब बन जानी थी। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपने इसको याद करना है। ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, वो जो वर्ब होती है वो आपके पास इनट्रांजिटिव जो आपके पास होती है जी, इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, और जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होता है वो आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी, ये आपके पास आ गया जी एक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब्स हमारी जो ना स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, ये जमाना बयान करती हैं कि काम जो है इस वक्त हो रहा है, हाल में है, मुस्तकबिल में है, ये आपके पास ये फ्यूचर में होगा या ये पास्ट में है। ठीक है, ये माजी में है। ठीक है, तो ये चीजें बताती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आपने मॉडल एक्सिलरी याद करनी है, मॉडल वर्ब्स आपने याद करनी है। तो मॉडल वर्ब्स हमारे पास ये होती हैं जी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और टू, नीड टू या डेयर। ठीक है, ये जो सारी आपके पास ये वर्ब्स है ना, जहां पे भी आपको ये नजर आ जाए ना, इनके बाद आपने जो मेन वर्ब लगानी होती है वो आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। इसका सिर्फ यही आपने बात याद करनी है। तो ये जहां पे आपका ये वाले एक्सिलरीज नजर आ जाएंगी ना, ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये सारी की सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये एक्सिलरीज हैं। ठीक है, ये मेन वर्ब्स नहीं होती। ठीक है, और जब ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स आपके साथ लगी होंगी तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के आप सामने आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपने आगे जो इनकी मेन वर्ब आएगी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिर्फ यही आपने बात याद करनी है, यही क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे लिखा है ही कैन प्ले। अब ही कैन प्लेइंग यहां पे नहीं हो सकता, ही कैन प्लेड भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ही कैन प्ले ही आएगा, कैन के साथ आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फिर ही कुड प्ले, अब कुड के साथ भी आपने प्ले ही लगाना है, प्लेड नहीं लगा सकते, प्लेइंग भी नहीं लगा सकते। ठीक है जी, यू मे गो, ठीक है, मे के साथ भी आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यू मे गोन या यू मे वेंट नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बात आपके क्लियर होगी। आपके पास जो ना मॉडल एक्सिलरी जो है इसके साथ आपने जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद आपके पास जो आपके पास मॉडल एक्सिलरीज है ना, इनका यूजेज वो पूछ लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, कहता है जी बताएं जी मे को हम किस लिए यूज करते हैं? तो मे को हम परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए या पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और माइट को हम कहते हैं जी पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है जी, और पोलाइट रिप्लाई के लिए या सुजेशन के लिए। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास या रिप्रोच के लिए। ठीक है, पावर और आपके पास कैन जो है ना, कैन हम कहते हैं जी पावर के लिए, परमिशन के लिए या एबिलिटी के लिए। अब कैन
और मे, इसमें वो पूछेगा आपको जो मिक्स करने की कोशिश करेगा, बताएं जी मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो कहता है जी मे बताएं यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट हो रही है, परमिशन ली जा रही है या क्या हो रहा है, ठीक है जी। ये आपने बात क्लियर कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद कुड को किस लिए यूज करते हैं, मस्ट को, आर्ट को, विल को, शेल को, वुड को, शुड को, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेनी है कि शुड को ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं, वुड को हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताएं जी हम इसको, ये वाले ऑक्सिलरी को किस मकसद के लिए यूज करते हैं, इसका सिर्फ मकसद आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। बल्कि पूछता भी है, मैंने पेपर में देखे हैं क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या है जी, ऐसी वर्ब जिसका सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने की वजह से उसमें फर्क आ जाता है, उसको हम कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं जी फाइनाइट वर्ब। जैसे लिखा हुआ है आपके पास है जी, ही wants to eat apple लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। ही wants, ये बंदा अकेला था तो वांट के साथ हमने एस लगा दिया, wants बन गया, ठीक है। अगर लिखा होता ना दे वांट टू ईट एप्पल, अब दे पीछे आपके पास प्लूरल आएगा तो आपने वांट का एस हटा के सिर्फ वांट कर दिया, यहां पे वांट से नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो आपके पास ईट था ना आगे, टू ईट, टू ईट, ईट आपने ईट ही रखा है पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी, ठीक है जी। ईट का ईट से नहीं बना सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो ऐसी वर्ब जिसका जनाब जो सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके पास नॉन फाइनाइट होती है, और जो बदल जाती है उसको हम कहते हैं जी फाइनाइट कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स लिखे हुए आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके पास आ गया जी वर्ब्स को हमने नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए यूज जब करते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है जी, जब आपका कोई भी वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दें, और ये जो आपके पास ये पेयर बनता है ना, इस पेयर को जब आप एज ए नाउन यूज करें, एज ए नाउन यूज करें, एज ए एडजेक्टिव यूज करें, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं जी इन्फिनिटिव, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। और कुछ इन्फिनिटिव ऐसे होते हैं जिनको टू की भी जरूरत नहीं होती, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज ए नाउन यूज कर लिया, उसको हम बेर इन्फिनिटिव भी कहते हैं, बेर इन्फिनिटिव, नंगा इन्फिनिटिव जिसके साथ टू नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया जी इन्फिनिटिव के वाले से। ये क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, आपने लंबी चौड़ी आपने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बता रहा हूं सिर्फ वही करें, इसके ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो आप फंसते जाएंगे, ठीक है। आपका जो सिलेबस है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। कुछ इंग्लिश के बैकग्राउंड वाले जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि आप हमें थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहे हैं, नेक्स्ट इसकी डीप में नहीं जा रहे। भाई डीपली जाने की जरूरत नहीं है, एफपीएससी और पीपीएससी में सिर्फ यही चीजें पूछी जाती हैं, अब इतना ज्यादा डीप में जाएंगे तो हमारा सिलेबस कवर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहां पे आपको आमतौर पे क्वेश्चन यही पूछता है, बताएं जी यहां पे लिखा हुआ जी, ये आपके पास कोई भी देगा, टू लर्न इज इंपॉर्टेंट। अब टू लर्न इज इंपॉर्टेंट में पूछेगा, बताएं जी टू लर्न इसमें क्या है, इन्फिनिटिव है, जीरेंड है, पार्टिसिपल है, नन ऑफ दीज है। तो जब आपके पास फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा होगा तो आपने उसको आराम से समझ लेना कि ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है इन्फिनिटिव है, ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा दें और एज ए नाउन यूज करें। यहां पे देखें टू लर्न आपके पास ये सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास है सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो एज ए नाउन यूज करें या एज ए एडजेक्टिव यूज करें या एज ए आप जो है ना जी इसको जनाब एडवर्ब यूज करें, तो हम इसको कहना है, इसको हमने कहना है जी इन्फिनिटिव कहना है, इसको हम कहना है जी इन्फिनिटिव कहना है। इस तरीके आपके पास जीरेंड होता है, जीरेंड होता है आपके पास आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, और ये जो आपके पास आईएनजी वाली फॉर्म है इसको बतौर नाउन जब यूज करेंगे, बतौर नाउन आप इसको एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, आप इसको जनाब सॉरी एडजेक्टिव कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने आईएनजी वाली फॉर्म को बतौर नाउन जब यूज करना है, सब्जेक्ट करें या ऑब्जेक्ट करें, तो उसको हम कहेंगे जीरेंड, उसको हम कहेंगे जीरेंड। जैसे लिखा हुआ आपके पास है, सीइंग इज बिलीविंग, कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज हिज हॉबी। अब कलेक्टिंग स्टैंप, अब देखें कलेक्टिंग आपके पास कलेक्ट के साथ आईएनजी लगाया, इसको बतौर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या जी जीरेंड है, ठीक है। इसकी सिर्फ आपने निशानी ही देखनी होती है, आपसे यही वो पूछेगा सेंटेंस में यूज करके पूछेगा, बताएं जी ये आपके पास ये वर्ब है कि जीरेंड है, ठीक है। जैसे लिखा हो ना, आई एम ईटिंग द एप्पल, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है आई एम ईटिंग एन एप्पल, चलें कर लें, ठीक है। आई एम ईटिंग एन एप्पल, देखिए आई एम ईटिंग, अब यहां पे ईटिंग आपके पास बतौर वर्ब यूज हो रहा है, ये मेन वर्ब यूज हो रहा है, आई एम ईटिंग, एम यहां पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग आपके पास मेन वर्ब है। लेकिन यहां पे इसी ईटिंग को मैं ऐसे कर दूं, ईटिंग एप्पल इज माय फेवरेट डिश, ऐसे कर दूं।
अब यहाँ पे ईटिंग जो है ना ये मैंने स्टार्ट पे ले आया हूं और इसको बतौर सब्जेक्ट यूज कर रहा हूं, तो ये अब मेरे पास जीरन बन गया। ठीक है जी। तो जब आपने सब्जेक्ट की जगह आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के उसको यूज कर लेते हैं बतौर सब्जेक्ट, उसको हम जीरंड कहते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हो, दरमियान में आईएनजी लगा हो, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वो आपके पास वर्ब, मेन वर्ब बन जाती है। ठीक है जी। ये आपके पास आएगा जीरन। इसी तरीके से आपके पास पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल आपके पास क्या जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके पास है जी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब पास्ट पार्टिसिपल आपके पास थर्ड फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की। और आपके पास परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के उसको बतौर आप एडजेक्टिव यूज करें या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करें या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करें, तो उसको हम कहते हैं जी पार्टिसिपल यूज करते हैं। ठीक है। आप लिखा हुआ जी आई सा आ बर्निंग हाउस। अब देखें आई सा आ, अब देखें आई यहां पे आपके पास सब्जेक्ट है, हाउस आपके पास क्या जी ऑब्जेक्ट है, सा आपके पास ना ये आपके पास वर्ब है। अब बर्निंग यहां पे क्या है, तो बर्निंग आपने क्या किया, आपने इस हाउस की जनाब क्या कर दिया, उसकी हालत को बयान करने के लिए आपने क्या कर दिया, बर्निंग लगा दिया उस हाउस की हालत को बयान करने के लिए। तो यहां पे आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया और उसको यूज किया आपने एज एडजेक्टिव। वो हाउस एक घर था ना, घर की हालत क्या थी, बर्निंग था, वो जल रहा था। तो उसको बतौर एडजेक्टिव जब आपने यूज किया तो उसको हम कहेंगे ये आपके पास है पार्टिसिपल है। और ये कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर आपने थर्ड फॉर्म के साथ यूज किया तो आपके पास पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ही डिफीटेड कैप्टन कमिटेड सुसाइड। ठीक है जी। जैसे ही फेल्ट इंसल्टेड। ठीक है। तो जहां पे आपके पास जो है ना जी थर्ड फॉर्म जब आप यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास पास्ट पार्टिसिपल आएगा। और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। ठीक है जी। आपके पास नीचे परफेक्ट पार्टिसिपल आपके पास क्या आएगा जी, हैविंग सीन हिज वाइफ ऑफ ही केम बैक। ठीक है। तो हैविंग सीन जहां आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास आ गया परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास क्लियर हो गया। उसके बाद ये आपके पास आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये 12-13 पॉइंट्स है, ये अपने सारे के सारे हर पॉइंट को सेपरेट आपने याद रखना है। अब इसमें क्या चीजें हैं जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले आपके पास है जी अ वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। क्या मतलब है, जो आपके पास वर्ब होती है उसको आपने उसके सब्जेक्ट के साथ एग्री करवाना होता है। अगर आपके पास सब्जेक्ट अब प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर प्लूरल वर्ब से क्या मुराद है, अगर आपके पास पीछे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है ना, ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल कैसे बनेगी, उसमें एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा, वो बेयर आएगी। ठीक है, सीधी सीधी आएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पीछे आपके पास सिंगुलर आ जाए, एक बंदा आ जाए, तो फिर आपने अपनी जो वर्ब भी वो भी सिंगुलर करनी होती है। तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। जैसे लिखा हुआ ना, ही प्लेज क्रिकेट। आप देखें ही आपके पास अकेला बंदा था तो प्ले के साथ आपने एस लगा के इसको प्लेज कर दिया, उसको हमने वर्ब को भी सिंगुलर कर दिया। आगे आपके पास है दे प्ले क्रिकेट। अब दे आपके पास ज्यादा है तो फिर आपने प्लेज का एस हटा के उसको आपने उसको भी आपने प्लूरल कर दिया, तो प्लेज की जगह प्ले आएगा। ठीक है जी। अगर यहां पे प्लेज लगाएं तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। यही बात है। उसके बाद अगली बात है जी, if the subject consists of two or more singular nouns or pronoun joined by and it takes plural verb। क्या मतलब है, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा आपके पास सिंगुलर नाउन्स होंगे, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स होंगे, उनको एंड से मिलाया गया होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उनको आप उसके साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आपके पास देखा जॉन एंड जॉली वर टू ब्रदर्स। अब जॉन एंड जोली, अब एक एक बंदा था, दोनों मिला के एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, तो उसके साथ आपने वर लगाया है, वाज नहीं लगाया है। अब यहां पे एक वो आपको कंफ्यूज किस तरीके से करता है, कंफ्यूज इस तरीके से करता है कि एक ही बंदे के नाम को दो दफा लिख देता है, एक ही बंदे का नाम दो दफा लिख देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है जी, आपके पास लिखा होता है जी प्लेयर एंड कैप्टन, प्लेयर कैप्टन डैश लिखा होता है, अगर लिखा होता है कमिंग। अब यहां पे लिख देता है इज आर बोथ या नन ऑफ दीज। ठीक है। तो आपने ये देखना होता है कि प्लेयर एंड कैप्टन को हम आगे इज लगाएं कि आर लगाएं। अब प्लेयर और कैप्टन एक ही बंदे के दो नाम हो सकते हैं, क्योंकि जो कैप्टन होता है वो प्लेयर भी साथ होता है। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्लेयर और कैप्टन दो मुख्तलिफ बंदे हों। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के आपके पास जो मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम आपका कैप्टन है, ठीक है, तो वो साथ प्लेयर भी तो होता है ना। ठीक है। तो ये एक ही कैटेगरी में एक ही बंदे के नाम को दो दफा लिख के वो आपको पजल करने की कोशिश करेगा। तो ये प्लेयर एंड कैप्टन दोनों आपके पास है, ये एक ही बंदे का नाम है, तो यहां पे आपके पास इज आएगा।
यहाँ पे आपके पास इज आएगा। लेकिन अगर दो मुख्तलिफ नाम लिखे जाएं, जैसे आपके पास लिखा बाबर आजम एंड रिजवान, इसको मतलब बाबर आजम और रिजवान दो अलग-अलग नाम आ गए, फिर आप यहाँ पे आर लगाएंगे। ठीक है जी, समझ आएगी है। तो आपके पास ये आपने क्लियर करनी है। अगर एक ही टाइप की चीज को दो दफा लिख देता है तो फिर आपने क्या, जैसे लिखा मैनेजर एंड कैशियर। अब वो जो कैशियर है वो मैनेजर भी हो सकता है वो एक ही बंदा जो है ना दो सीटों पे काम कर रहा हो। ठीक है, तो सेम पोस्टें दो लिखी हो ना तो उसको आपने सिंगुलर ही कंसीडर करना है। ये आपने बात याद करनी है, यही वो बार बार पेपर में पूछने की कोशिश करता है। फिर आपके पास है जी, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड आर क्वालिफाइड बाय ईच अदर दे टेक सिंगुलर नाउन वर्ब्स। क्या मतलब, ये वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई है कि दो सिंगुलर वर्ब्स हैं और वो एक दूसरे को क्वालिफाई कर रहे हैं, वो एक दूसरे को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है, वो मैंने अभी आपको बात बता दी है। ठीक है, एवरी मैन एंड एवरी वुमन डिजायर्स। अब डिजायर्स क्या मतलब है, ये सिंगुलर है, SCIS का इजाफा किया है ना। ठीक है जी, तो आपके पास है ये एवरी मैन और एवरी वुमन, दो आपके पास सिंगुलर लहदा हैं। ठीक है जी, और उसको आपने क्या कर दिया, ये एक दूसरे को क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगा दिया। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आर या नाइदर नार। ठीक है जी, इसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है हमेशा, नाइदर हरी ना रमेश। ठीक है, अब हैरी भी लहदा बंदा है और रमेश लहदा है, लेकिन इसके साथ आपने हैज लगाया है, हैव नहीं लगाया। ठीक है, दो मुख्तलिफ चीजें हो और आपस में एंड के साथ जोड़ें तो फिर आपने उनके लिए प्लूरल वर्ब लगानी है। अगर दो मुख्तलिफ चीजें हो और आपस में नार के साथ या नाइदर के साथ लगाएं तो फिर उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है जी, अगर एंड के साथ मिलाते हैं तो फिर वो जमा बन जाता है, अगर नार या नाइदर के साथ लगाते हैं तो फिर वो वाहिद बनता है। ठीक है जी, ये आपके पास क्लियर होगी। आगे आपके पास है जी, व्हेन सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आर और नार आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स। अब क्या मतलब है, दो आपने चीजों को नार या आपने आर या नार के साथ मिलाया और वो क्या है जी, उनके नंबर डिफरेंट है। मीन्स के एक सिंगुलर है दूसरी प्लूरल है, या दोनों प्लूरल हैं, दोनों सिंगुलर नहीं है। ऊपर जो सारी बातें हुई हैं वो सिंगुलर के लिए बातें यूज हुई हैं कि दो सिंगुलर को एंड से मिलाएं तो वो डबल बन जाती हैं, दो सिंगुलर को नार के या नाइदर के साथ मिलाएं कि वो सिंगुलर ही रहती हैं। लेकिन अगर नीचे आ गया जी, दो मुख्तलिफ नंबर्स मीन के दो प्लूरल को या एक सिंगुलर और एक प्लूरल को जब मिलाते हैं तो वो दोनों मिलकर आपके पास बन जाती हैं जी। वो आपके पास है, वो आपके पास क्या जी, क्या है आपके पास है जी, ये सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय जी, व्हेन सब्जेक्ट कनेक्टेड और डिफरेंट नंबर सब्जेक्ट्स नियर टू इट। क्या मतलब है, दो मुख्तलिफ नंबर्स के आपने सब्जेक्ट्स को मिलाया है। जैसे लिखा आपके पास है, नाइदर द हेडमास्टर नार द टीचर्स। आप देखिए हेडमास्टर और टीचर, हेडमास्टर अकेला था, टीचर ज्यादा हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो आपके पास वर्ब के करीब चीज है ना उसको आपने कंसीडर करना है। आप वर्ब आपने लगानी है यहां पे वाज या वार, तो यहां पे टीचर्स वार के करीब है तो यहां पे आपने वार लगाना है। मीन के टीचर्स ज्यादा है ना तो फिर आपने इसको एज ए प्लूरल यूज करना है। अगर यहां पे पहले लिखा होता ना टीचर्स, नाइदर द टीचर्स नार द हेडमास्टर, तो हेडमास्टर आपके पास क्या आना था, सिंगुलर आना था, तो आपकी वर्ब के पास सिंगुलर आना था, फिर आपने यहां पे वाज लगा देना था। ठीक है, ये आपने क्लियर कर लेनी है। अगर दो सब्जेक्ट्स आप उनको मिला रहे हैं नाइदर नार के साथ, आर या नार के साथ, ठीक है, और वो उनकी एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो उनमें से जो वर्ब के करीब होगा ना उसके मुताबिक वर्ब आपने लगा देनी है। ठीक है, आगे आपके पास है जी, इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय विद और एज वेल एज वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट ऑफ देम। ठीक है, अगर उनमें से आपने क्या करना है, एज वेल एज या आपने उसको विद के साथ मिलाते हैं। ठीक है, ऊपर हमने उनको मिलाया है एंड के साथ या नाइदर नार के साथ। ठीक है, अगर आप एज वेल एज के साथ मिलाते हैं तो फिर जो पहले वाला है ना, पहले वाला उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ जी, आई एज वेल एज दे। अब यहां पे आई भी है और यहां पे दे है, दोनों को मिलाकर आपने मिलाया है, आपने एज वेल एज के साथ दोनों को आपने मिलाया है। जब दोनों को एज वेल एज के साथ मिलाएंगे तो जो पहले वाला होगा ना उसके मुताबिक आपने अपनी वर्ब लगानी है। तो आपके पास एम लगाया है, एम लगा है, यहां पर दे के साथ वार आता है या आर आता है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आई के अकॉर्डिंग आपने चलना है, क्योंकि जब एज वेल एज के साथ दोनों को मिलाएंगे जो पहले वाला आपके पास सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आप चलेंगे। आगे आपके पास है जी, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली बट आल्सो दे वर्ब एग्रीज विद द लेटर सब्जेक्ट। अब वो है जी, अगर नॉट ओनली या बट आल्सो के साथ मिलाएंगे तो फिर आप दूसरे वाले नंबर के साथ आप एग्री करेंगे।
फिर आप दूसरे वाले के साथ एग्री करेंगे। ये बड़ी बारीक सी चीजें हैं, ठीक है। अगर आप एंड के साथ मिलाते हैं, आर के साथ मिलाते हैं, नाइदर के साथ मिलाते हैं, एज वेल एज के साथ मिलाते हैं, या नॉट ओनली के साथ मिलाते हैं, तो ये सारे के सारे आपके इनको आपने सेपरेट सेपरेट याद करना है, ठीक है जी। एज वेल एज के साथ मिलाएंगे तो पहले वाले के साथ एग्री करेंगे, नॉट ओनली के साथ मिलाएंगे तो फिर आप दूसरे वाले के साथ एग्री करेंगे, अपनी वर्ब को एग्री करवाएंगे, ठीक है जी। ये लिखा हुआ आपके पास है जी, ये आपके पास है जी, यहां पर यह था, नॉट ओनली द सोल्जर बट द कैप्टन आल्सो हैज बीन अरेस्टेड। अब यहां पे हमने हैज लगाया, हैज किसके लिए लगाया, कैप्टन के लिए लगाया, कैप्टन एक है, सोल्जर्स ज्यादा थे। अगर सोल्जर्स बाद में आते, कैप्टन पहले आता, तो हमने हैव लगा देना था, क्योंकि नॉट ओनली में हमने दूसरे वाले के साथ जो बाद में आता है ना, उसके साथ हमने अपनी वर्ब को एग्री करवाना होता है, ठीक है जी। ये आपके पास क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास है जी, वर्ड लाइक आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ देम टेक द सिंगुलर वर्ब। नाइदर, आइदर, एवरीवन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके पास है ना, इनके साथ आपने क्या करना है जी, अपने सिंगुलर वर्ब लगानी है। हमेशा आपने क्या करना है जी, सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ दीज टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, ठीक है। जो टू गर्ल्स आपने समझ के आर नहीं लगा देना, ठीक है। ईच, एवरी, नाइदर वगैरह के साथ आपने हमेशा क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जो कलेक्टिव नाउन के लिए यूज होता है, नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, ठीक है, शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ऐसा नाउन जो लिखने में तो आपके पास प्लूरल हो, लेकिन उसका मानी जो है ना वो सिंगुलर हो। जैसे मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स के एंड पे आपने एस 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 लगा हुआ देखे आपने परेशान हो जाना कि एंड पे एस उस पे लगता है जो प्लूरल होती है, चाहे वो लिखने में प्लूरल है लेकिन उसको आपने सिंगुलर ही सब्जेक्ट करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक किताब का नाम है, ठीक है जी। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, आर नहीं आपने लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद अगर जी, collective nouns are followed by singular verb when considered as singular unit but the plural verb when individual number are referred to are। क्या मतलब है, आपके पास है जी, जब आपने कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है, जब वो सिंगुलर यूनिट के तौर पर यूज करते हैं ना, आपने कलेक्टिव नाउन को उसकी आपने सिंगुलर यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। लेकिन जब आपने उनको उनके इंडिविजुअल मेंबर्स के हवाले से उनकी जो मेंबरशिप है उसको जब आपने बयान करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने प्लूरल लगाना है। क्या मतलब है, द ज्यूरी वाज यूनानिमस। अब ज्यूरी हम कहते हैं पंचायत को, अब पंचायत को बतौर आप यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, पूरी की पूरी पंचायत का नाम ले रहे हैं, तो उसके साथ आपने वाज लगा दिया, आपने सिंगुलर लगाया। लेकिन अगर आपने जूरी की मेंबर्स की बात करें तो वो तो ज्यादा होते हैं, द जूरी वर डिवाइडेड, ठीक है, जो पंचायत थी वो तकसीम हो गई, ठीक है जी। तो फिर आप मेंबर्स हो गए, तो कुछ एक तरफ तो कुछ दूसरी तरफ चले गए, तो फिर आपने क्या लगा दिया, वार लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद जी, when the subject is relative pronoun the verb agrees with its antecedent, there the boy who stands first is my son, ठीक है जी। ये आपके पास जब यह रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये आपके पास नाउन हो गया और उसी का ही रिलेशन आ गया है, ठीक है। तो जो आपने जो आपके पास जो एग्जैक्ट आपके पास नाउन है ना, जो एंटीसीडेंट है, उसी के साथ आपने लगाना। एंटीसीडेंट कहते हैं पहले आने वाले को, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं बाद में आने वाले को, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, व्हेन द सब्जेक्ट इज सम ऑफ मनी कंसीडर एज अ होल सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। जब आपने रकम की बात करनी है तो फिर आपने सिंगुलर का इस्तेमाल करना है, जब आपने पैसों की बात करनी है फिर आपने उसको प्लूरल यूज करना है। जैसे आपके पास है जी, 100 रुपीज इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इज नॉट लगाया क्योंकि आपने पूरी की पूरी अमाउंट की बात कर रहे हैं, रकम की बात कर रहे हैं, 100 रुपीज रकम की। लेकिन जब आप पैसों की बात करते हैं, 100 रुपीज वर फाउंड इन हिज पर्स, ठीक है जी। तो जो 100 रुपए जो थे ना, 100 रुपए, आप पैसों की बात करेंगे तो वो आपके पास प्लूरल आएगा, लेकिन 100 रुपए या रकम की बात करेंगे तो आपके पास सिंगुलर आएगा। तो ये आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ आपके पास हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। उसके बाद नीचे आपके पास टेंस है, ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये बेसिक है आपकी, ठीक है। यहाँ से आपने फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगाने, सेकंड कहाँ पे लगाना, थर्ड कहाँ पे लगाना, विल, शैल, विल, और उसके बाद कैन, कुड वगैरह वो सारे आपने देख लेने, इज, एम, आर, डिड, डू वगैरह, ठीक है जी। डिड के साथ याद रखना, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपके पास वर्ब के वाले से था। नेक्स्ट आपके पास लेक्चर आ गया जी, करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह हम आर्टिकल को पढ़ेंगे, ए, एन और दा को, उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।